के रिस्पेक्ट में समझे तो ह्यूमन की जो गैमेट वाली सेल है, हैप्लॉइड सेल है, उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम है उनको हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करते हैं और उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब अपने जीनोम को स्टडी करना और उससे हमने क्या क्या कंक्लूजन मिला है वो उसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जब हम ये टॉपिक समझते हैं तो एक वर्ड हम कई बार बोलते हैं सीक्वेंसिंग। इस टॉपिक में बार बार हम सीक्वेंसिंग वर्ड बोलते हैं। अब ये सीक्वेंसिंग क्या होती है, पहले ये वर्ड अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सीक्वेंसिंग समझ में आएगी तभी जाकर हम आगे के वर्ड अच्छे से समझ पाते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये कोई डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस की हम बात करें तो कई सारे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होंगे, होंगे तो 4 टाइप के A, G, C, T। लेकिन पूछूं कि यहाँ पर जो पहला नाइट्रोजन बेस होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट नाइट्रोजन बेस होगा वो कौन सा होगा, तो इन चार में से कुछ भी हो सकता है। वो A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है, T भी हो सकता है। ये हमें पता करना है। डीएनए के ऊपर कोई सीक्वेंस लिखित होती नहीं है, हमें वो सीक्वेंस पता करना और ये सीक्वेंस का पता करना इसी को कहा जाता है सीक्वेंसिंग। जैसे यहाँ पता किया तो यहाँ पर पहला नाइट्रोजन बेस हमें पता चला और वो मान लीजिए A है, हमने सीक्वेंस की पहला क्या पता चला A है। अब बताओ अगला कौन सा होगा, तो अगला कोई भी हो सकता है, चार ऑप्शन है A, G, C, T कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पता किया और अगला यहाँ पर फिर से हमें A पता चला, कैसा हो सकता है, यस हो सकता है, A के बाद वापस A भी आ सकता है। फिर हमने अगले न्यूक्लियोटाइड को पता किया तो सपोज करिए वो G वाला था, तो इस तरह से पहला A फिर G फिर नेक्स्ट कौन सा है, मान लीजिए पता किया वो C है। तो ऐसे यहाँ पर सीक्वेंस पता करना इसी को कहा जाता है सीक्वेंसिंग। वर्ड समझना अच्छे से, सीक्वेंसिंग का मतलब सीक्वेंस पता करना। तो डीएनए के ऊपर ऐसे नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस पता करना यही सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से काफी कुछ कंक्लूजन मिले हैं जो हमें काफी फायदा भी करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1990। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखना है। मेन यहाँ इंफॉर्मेशन ही है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग ये इंफॉर्मेशन याद रखें। ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की है। कंप्लीशन तो कंप्लीट हुआ था 2003 में, तो 19 साल प्रोजेक्ट चला था। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2003 में कंप्लीट हुआ था, फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ था। 2003 तक अपने जीनोम के मैक्सिमम क्रोमोसोम स्टडी कर लिए गए। सारे क्रोमोसोम की स्टडी करनी थी, मैक्सिमम क्रोमोसोम की स्टडी कर ली गई, लेकिन एक क्रोमोसोम बच गया था और वो था क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। क्रोमोसोम फर्स्ट काफी बड़ा होता है तो उसको स्टडी करने में काफी टाइम लगा और उसकी स्टडी कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। ये याद रखना, सारे क्रोमोसोम में से किसकी स्टडी सबसे लास्ट में हुई, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की स्टडी सबसे लास्ट में हुई और ये कंप्लीट हुई थी मई 2006 के अंदर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो क्रोमोसोम स्टडी किए गए तो वो 23 नहीं बल्कि 24 थे। तो यहाँ पर 24 क्रोमोसोम को स्टडी किया गया था। इन 24 क्रोमोसोम में से ऑटोसोम की बात करें तो 22 थे और 2 यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स थे। तो 22 ऑटोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम टोटल हो गए 24 और इन 24 क्रोमोसोम को स्टडी किया गया। जैसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये फीमेल में समझा जाए तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं। ये बच्चों किसकी सेल की बात की जा रही है, फीमेल। फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से यहाँ पे बना दिया जाता है। तो फीमेल की सेल में XX क्रोमोसोम होंगे, लेकिन अगर मेल की सेल है तो वहाँ X और Y होंगे। तो मेल की सेल में X और Y क्रोमोसोम होंगे और ये XX XY इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में XX होंगे और मेल में XY। तो बेटा ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। बात आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, इसे हम समझते हैं। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था और बहुत पैसा खर्च हुआ इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। इसमें कितना खर्चा लगा होगा उसके एक एस्टिमेट कॉस्ट निकाले। अगर हम ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर की बात करें तो 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, सभी जानते हैं। जीनोम की बात करें तो जीनोम में इतने बेस पेयर होते हैं। अच्छा, जीनोम में इतने बेस पेयर है तो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ रिक्वायर्ड पर बेस, एक बेस की सीक्वेंसिंग पता करना कितने डॉलर, $3 का खर्चा लगता है। इसको आप समझिएगा। मान लीजिए बच्चों ये डीएनए है, अब इस डीएनए पर हमें सीक्वेंस पता करनी है। जैसे मैंने कहा सीक्वेंस पता करनी मतलब पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा है वो पता करना है। अब बात आती है पता कैसे किया जाए। अगर यहाँ पहले नाइट्रोजन बेस को पता करना चाहते हैं, पहले को पता करना चाहते हैं तो ये अपने आप पता नहीं चलता, इसको पता करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। और यहाँ पर एक बेस को पता करने में $3 का खर्चा लगेगा। मतलब यहाँ $3 का खर्चा करो और पावर 9 बेस पेयर, हम अप्रोक्स ले लेते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर। और यहाँ पर कितने डॉलर का खर्चा हुआ, 3। यहाँ पर एक के लिए $3, इतने बेस पेयर, एक के लिए 3 का खर्चा हुआ। तो टोटल सोल्व किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ इतना खर्चा होगा। मतलब ये खर्चा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खर्चा था। 10⁹ इतने खर्चा होने थे। और ये खर्चा कैसे निकाला, इतने बेस पेयर थे, एक के लिए $3 खर्च होते हैं तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल कॉस्ट निकाले तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर निकलेगी $3 बिलियन। इतने पैसे यहाँ पर खर्च होने वाले थे। मतलब अच्छा, बुक्स में स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया, मान लीजिए एक बुक ली, इस बुक के अंदर टोटल 1000 पेजेस है, बुक के अंदर टोटल 1000 पेजेस है। अब मैंने क्या किया, इस बुक के पहले पेज लिखना चालू किया। जैसे जैसे सीक्वेंस पता चलती जाएगी बुक में लिखते जाएंगे। बताओ पहले क्या पता चला, A तो A लिख दिया, G पता चला तो G लिख दिया। ऐसे हम बुक्स में ऐसे नाइट्रोजन बेस लिखते जाएंगे। पहले पेज पर ऐसे A G C C C ऐसे लिखते जाएं, 1000 लेटर लिखेंगे। पहले पेज पर 1000 लेटर, अगले पेज पर 1000 लेटर, अगले पेज पर 1000, अगले पर 1000, हर पेज पे से 1000 लेटर लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर इस पूरी बुक में कितने थे, 1000 पेजेस थे। एक पेज पर 1000 लेटर और पूरी बुक्स में 1000 पेजेस थे। अगर हम इस पूरे जीनोम को लिखना चाहते हैं तो ऐसे 1000 पेजेस की एक बुक से काम नहीं चलेगा। ऐसे 1000 पेजेस की अप्रोक्सीमेटली 3300 इतनी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी और तब जाके अपना जीनोम लिखा जाएगा। मतलब इसको लिखना छोटा काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हम अपने जीनोम को लिखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी 3300 बुक्स की। और एक बुक्स में कितने लेटर होना चाहिए, 1000। एक बुक्स के एक पेज पर कितने लेटर होना चाहिए, 1000। और उस एक बुक में भी 1000 पेजेस है, तब जाके 3300 बुक्स लगेगी और हमारा जीनोम लिखा जाएगा। अच्छा, मान लीजिए बड़ी मेहनत करके ऐसे यहाँ पर हर पेज पे लिखा गया 3300 बुक्स, 3300 बुक्स आपके सामने अरेंज कर दी गई और पूरा जीनोम आपके सामने लिख दिया गया। मतलब बहुत सारी मेहनत लगी और पूरा जीनोम लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए इतने बड़े जीनोम में से मैं अब आपसे कहूं कि हमारे जीनोम में से इंसुलिन की जीन सर्च करके बताओ। इन 3300 3300 बुक्स में से इंसुलिन की जीन सर्च करके बताओ, ये आपको चैलेंज दिया। 3300 बुक्स में से इंसुलिन की जीन ढूंढना पसीना जाएंगे बेटे। मतलब ये इतना आसान काम नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ह्यूमनली अरेंज कर पाना मुश्किल था। तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर कंप्यूटर की एक नई ब्रांच को डेवलप किया गया था और उस ब्रांच का नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी याद रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हुई कि इतने डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, कैसे उस डेटा को एनालिसिस किया जाए, तो इसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत थी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं और कंप्यूटर में ही अलग अलग सॉफ्टवेयर बना के इन डेटा को स्टोर करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। तो डेटा को स्टोर करना, एनालिसिस करने के लिए बायोलॉजी में एक कंप्यूटर का यूज किया गया और उसी ब्रांच को कहा गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आए, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, क्योंकि इतने सारे बेस पेयर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस इंफॉर्मेशन को बुक्स में लिखना संभव नहीं था, इसलिए इसको कंप्यूटर में स्टोर किया गया। और आप जानते हैं कंप्यूटर में स्टोर करना बहुत आसान है और आसान होने के साथ साथ अगर किसी जीन को सर्च करना तो वो और आसान है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में मैंने टाइप किया जीन ऑफ इंसुलिन, बड़े इजीली आप उसके जीन को सर्च कर सकते हैं, विद इन मिनट आप इंसुलिन की जीन सर्च कर सकते हैं। बुक्स में सर्च करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कंप्यूटर में सर्च करना, एनालिसिस करना आसान होता है और इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप किया गया। जो बात यहाँ समझे क्लियर हुई। तो ये स्टार्ट करने का काम जो 13 साल का प्रोजेक्ट था, इसका काम यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दो ऐसे इंस्टीट्यूट थे, दोनों ने मिलकर, कहां के इंस्टीट्यूट है? यूएस के। तो यूएस के इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, कॉस्ट निकाली। तो इन दोनों को पता चला कि इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 1990 की बात करें, उस टाइम जब इन्होंने पता किया तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इन्होंने सोचा कि किसी और को फिर अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो बाद में इन्होंने यहां पर वेलकम ट्रस्ट, यूके का वेलकम ट्रस्ट, उसको एक मेजर पार्टनर बनाया गया। अच्छा, जब यूके के वेलकम ट्रस्ट, ये इंस्टीट्यूट है वेलकम ट्रस्ट, इस इंस्टीट्यूट को भी जब पार्टनर बनाया गया, तब भी लग रहा है कि पैसा तो और चाहिए और उसमें टाइम भी बहुत लग रहा था। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना अदर कंट्री की हेल्प ली जाए, और फिर बाद में इसमें सपोर्ट करने के लिए, एडिशनल कंट्रीब्यूशन देने के लिए अदर कंट्री आई, जैसे यहाँ पे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन अदर कंट्री ने भी इसमें सपोर्ट किया था। तो आप लोग ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट की शुरुआत यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एनआईसी ने की थी, बाद में यूके का वेलकम ट्रस्ट इसका पार्टनर बना, और बाद में चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन अदर कंट्रीज ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना सपोर्ट दिया। तो इस प्रोजेक्ट के क्या क्या गोल्स थे? गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो जब वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसके कुछ ना कुछ टारगेट तो होते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब 1990 में लॉन्च किया जा रहा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए कि हमें क्या क्या करना है, इसके लिए एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या क्या करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो काम करने वाला था, ये था सारे के सारे जीन्स को पता करना। अच्छा, स्टार्टिंग में जब पता किया गया तो उन्हें लगता था कि जीन्स के नंबर 20,000, 25,000 जो भी होगी, ये जीन्स हमें पता करनी थी। तो स्टार्टिंग में तो जीन्स पता ही नहीं थी। तो साइंटिस्ट लोगों का पहला टारगेट ये था कि हमारे जीनोम में टोटल जीन्स कितनी है। जब बच्चों ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले तो साइंटिस्ट लोगों से पूछते थे कि हमारे बॉडी में कितनी जीन्स है, तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जवाब देते थे। कोई तो कहता था कि हमारे अंदर 50,000 जीन्स होनी चाहिए, कोई कहता था लाखों में होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा शरीर है। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जवाब देते थे। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फाइनल कंप्लीट हो गया तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हमारे अंदर जीन्स कितनी है। वो एग्जैक्ट कितनी होती है वो भी आप लोग को आगे मैं बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का पहला टारगेट क्या था? जीन्स पता करना, कि हमारे अंदर कितनी जीन्स है। साथ ही साथ ये भी पता करना था कि हमारे अंदर जो 3 बिलियन बेस पेयर्स है, उन बेस पेयर की सीक्वेंस क्या है। क्रोमोसोम 1 पर जो डीएनए बैठा है उसकी सीक्वेंस क्या है, क्रोमोसोम 2 पर जो डीएनए बैठा है उसकी सीक्वेंस क्या है। तो सबकी सीक्वेंस पता करना ये भी एक मेजर चैलेंज था। अच्छा, जितनी भी जीन्स होती है, जीन्स में होता क्या, 4 ही तो न्यूक्लियोटाइड है, ए, टी, जी, सी, बस उनका ऑर्डर, उनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इनमें इनका अरेंजमेंट क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, वो पता करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सारे बेस पेयर पता करने थे, उनकी सीक्वेंस पता करनी थी कि क्या क्या जीन में इनकी सीक्वेंस होती है। साथ ही साथ ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, साइंटिस्ट लोगों को 1990 में पता चल गया था कि इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत मिलने वाली है। तो जितनी इंफॉर्मेशन हम मिलेंगी, अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करें। साइंटिस्ट लोगों को क्या चैलेंज मिला? डेटा को स्टोर कैसे किया जाए। और इसी डेटा को स्टोर करने के लिए फिर बायोलॉजी में कंप्यूटराइज ब्रांच को डेवलप किया गया। नाम बताओ? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसलिए तो डेवलप किया गया था क्योंकि डेटा बहुत मिलने वाला था, उसे स्टोर कैसे किया जाए। अच्छा, मान लीजिए डेटा स्टोर कर ले, कंप्यूटर में स्टोर कर ले, अब उसमें किसी चीज को सर्च करना है, किसी चीज को एनालिसिस करना है, तो वो कैसे किया जाए। तो उसको एनालिसिस करने के लिए टूल्स बनाए गए। टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो कंप्यूटर में उन्होंने डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए। सॉफ्टवेयर बनाने का पर्पस था कि हम पर्टिकुलर जीन को आसानी से सर्च कर पाए। तो क्या किया गया? सबसे पहले तो डेटा को कैसे स्टोर किया जाए उसके बारे में सोचा गया। उन डेटा को स्टोर करने के बाद एनालिसिस कैसे किया जाए उसके बारे में भी सोचा गया। और इन दोनों को ध्यान में रखते ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप किया गया। इसी की वजह से फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप किया गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ ये जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ा रहने दे, इंफॉर्मेशन मिल गई, कंप्यूटर में इसको सजा कर दें। तो फिर बात आती है इस इंफॉर्मेशन से हमें करना क्या है। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस इंफॉर्मेशन को हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज लेवल पर ट्रांसफर करना है। मतलब इंफॉर्मेशन केवल कंप्यूटर में पड़े रहने के लिए नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है कहाँ पर? इंडस्ट्रीज। जैसे मान लीजिए हमें पता चला कि यहाँ पर इंटरफेरोन की जीन ये है, अपने अंदर इंटरफेरोन की जीन है, तो ये जीन क्या करेंगे, अब हम कंपनी को बेचेंगे। इंटरफेरोन की जो जीन की सीक्वेंस पता चलेगी, कंपनी को बेचेंगे, और कंपनी इसी सीक्वेंस की हेल्प से इंटरफेरोन बनाएगी, मेडिसिन बनाएगी जो हमारे फायदे के लिए काम करेगी। तो ध्यान रखना, इस इंफॉर्मेशन को इंडस्ट्रीज लेवल पर ट्रांसफर करना है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन बनाई जाए जो ह्यूमन के फायदे के लिए काम आ सके। ये भी ध्यान रखा गया था कि इंफॉर्मेशन को हमें इंडस्ट्रीज लेवल पर भी ट्रांसफर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एथिकल रखना था। 1990 में साइंटिस्टों ने सोच लिया था कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से एथिकल होगा। एथिकल से मतलब है नैतिक। नैतिक मतलब हमें इस प्रोजेक्ट को इस तरह परफॉर्म करना है कि इससे किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब हमें कोई इस तरह की जीन पता चल भी जाती है जो नुकसान कर सकती है, तो ऐसा नहीं कि उसको कंपनी को दे, मतलब उस जीन को कहीं ना कहीं ब्लॉक करना पड़ेगा। कहने की बात इतनी सी है, ये प्रोजेक्ट इस तरह से करना है कि किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं करना है, किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं करना है, अदर ऑर्गेनिज्म को भी हार्म नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अपने जीन उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालो और उससे उसकी डेथ हो जाए, तो ये भी गलत है। यानी प्रोजेक्ट पूरी तरह से एथिकल रखना है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट लीगल रखना है। लीगल से मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को कानून के दायरे में काम करना है। मतलब लॉ में जो बातें की गई कि आप ह्यूमन पर इतनी रिसर्च कर सकते हैं, तो हमें वहीं तक काम करना है। मतलब पूरा प्रोजेक्ट लीगल तरीके से किया जाएगा, और साथ ही साथ सोशल इशू को ध्यान में रख के काम करना है। सोशल इशू मतलब ह्यूमन के फायदे के लिए काम करना है। तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से कैसा है? एथिकल है, नैतिक है, किसी को हार्म नहीं करना है, लीगल है, कानून के दायरे में काम किया जा रहा है, और ह्यूमन के फायदे के लिए काम किया जा रहा है। सोशल इशू को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एथिकल का ई, लीगल का एल, सोशल इशू का एसआई, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ईएलएसआई। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हो, ईएलएसआई का फुल फॉर्म बताओ तो। एथिकल, लीगल, एसआई मतलब सोशल इशू, तो ईएलएसआई मतलब एथिकल, लीगल, सोशल इशू के बारे में भी ध्यान रखना है। तो जब 1990 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया गया था कि हमें करना क्या है, क्या क्या करना था। सारी जीन्स पता नहीं, तो उसका पता करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया गया। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया गया, याद रखना क्या नाम था उसका? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और ये मशीन पूरी तरह से सेंगर प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। अच्छा, सेंगर ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड किस ऑर्डर में लगे होते हैं उसके बारे में समझाया था। और उन्होंने क्या किया था, जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन के अंदर तो ये ऐसे अमाइनो एसिड होंगे। अच्छा, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इनको जोड़ दिया जाए तो प्रोटीन बन जाता है। अब इस प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसको पता करने के लिए सेंगर साहब ने प्रिंसिपल बनाया था। और सेंगर साहब ने जो प्रिंसिपल यहां बनाया था वही इस मशीन में काम में लिया जाता है। ये मशीन बच्चों कुछ इस तरह से होती है। ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन है, और ये मशीन किसके प्रिंसिपल पर काम करती है? सेंगर प्रिंसिपल पर काम करती है। अब इस मशीन में क्या करते हैं, मान लीजिए इस डीएनए को सीक्वेंस करना है, ध्यान समझना, जिस भी डीएनए को सीक्वेंस करना है वो इस मशीन में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर इस मशीन के अंदर इसको डाल देंगे, मतलब जिस भी डीएनए को सीक्वेंस करना था वो डीएनए यहाँ पर ऐसे मशीन के अंदर डाल दिया, मशीन में डालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ डालने के बाद अब इस मशीन को कंप्यूटर से लिंक कर दिया जाता है। मतलब ये जो मशीन थी इसको यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर के साथ लिंक कर दिया गया। ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन लिंक विद द कंप्यूटर। अच्छा, अब ये डीएनए जैसे जैसे नीचे की तरफ चलता रहेगा, इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर ऐसे अलग अलग कलर के पिक बनते जाएंगे। मतलब ये डीएनए ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा इस मशीन के अंदर ही, मशीन के अंदर जैसे नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पर ऐसे अलग अलग कलर के पिक्स बनते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए रेड कलर आ गया, कौन सा? रेड कलर, तो समझाने के लिए कि एडेनिन है।
साइंटिस्ट क्या करते हैं, कलर देखते हैं, रेड कलर आ गया मतलब एडेनिन, अगला कलर निकाला, जैसे डीएनए नीचे जा रहा है यहां कलर साइटोसिन आया, जैसे कलर ब्लू आया मतलब समझ जाओ कि साइटोसिन है, अगला कलर यहां पे उन्हें पता चला कि ये ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक आते समझ जाना कि ग्वानिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर अगला कलर जो है समझाने के लिए कि ये ग्रीन है, और ग्रीन आते यहां पर थाइमिन है, समझाने के लिए रेड कलर आ गया तो एडेनिन, ब्लू आ गया तो साइटोसिन, ब्लैक आ गया तो ग्वानिन, ग्रीन आ गया तो थाइमिन। अब बताना ये डीएनए नीचे गया, जैसे ये नीचे गया यहां पर फिर से कलर आया, बताओ इस कलर को देख के बताओ कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इसका ग्वानिन, तो यहां पर अगला ग्वानिन आ गया। अच्छा फिर यहां पर देखा गया कौन सा कलर आ रहा है, रेड, रेड आ गया मतलब एडेनिन है। अच्छा फिर यहां पर देखा गया ग्रीन आया मतलब थाइमिन है, फिर यहां पे कलर देखा गया ब्लू आ रहा है मतलब साइटोसिन है, फिर यहां कलर देखा गया रेड आ रहा है मतलब एडेनिन है। अच्छा ये डीएनए से नीचे चलता जाएगा मशीन में, ये मशीन में से नीचे जाता जाएगा, और जैसे जैसे डीएनए नीचे जाता जाएगा यहां आप लोगों को ऐसे कलर दिखते जाएंगे, फिर यहां पर ऐसे कलर दिखा कौन सा आ रहा है, ग्रीन, और ग्रीन दिखते समझ जाना कि थाइमिन है। अब बताओ इस डीएनए की पहले में सीक्वेंस पता नहीं थी, लेकिन अब आप यहां सीक्वेंस बता सकते हो, पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा है, ए सी जी टी जी ए टी सी ए टी, ये मतलब मशीन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन, और ये मशीन किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, सेंगर। अच्छा ये जो मशीन होती है इस मशीन की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये बड़े डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर पाता, मतलब ऐसे डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट है सीक्वेंस कर देगा, लेकिन अगर बड़ा डीएनए इंटर करा दो तो ये एरर दे देता है कि ये बड़ा डीएनए हमसे सीक्वेंस नहीं हो पाएगा। तो इस मशीन की क्या प्रॉब्लम, छोटे डीएनए की सीक्वेंसिंग करा देता है, बड़े डीएनए को ये सीक्वेंस नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना ये मशीन काम में लेते हैं जिसका नाम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन है। अब बात आती है यहां पर कौन सी मेथड अप्लाई की गई, मेथडोलॉजी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी मेथड अप्लाई की गई थी समझिएगा। यहां पर पहली मेथड लगाई गई थी ईएसटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस मिनट में क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत अच्छे ध्यान रखना। पहली मेथड लगाई गई थी ईएसटी और दूसरी मेथड लगाई गई थी सीक्वेंस एनोटेशन। अच्छा ईएसटी क्या होता है, ईएसटी का फुल फॉर्म एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक का मतलब होता है आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, आरएनए की फॉर्म में जो एक्सप्रेस होते हैं उसी को कहा जाता है ईएसटी, मतलब जो डीएनए का पार्ट एक्सप्रेस होगा वो ईएसटी होता है। अभी हम समझेंगे इसको। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब होता है जिसमें होल डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लेना, इसे कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। अब इसको आप ध्यान समझो, एक एक समझते हैं। पहले ईएसटी क्या है आपको समझाने के लिए ये डीएनए को ड्रॉ किया, इस डीएनए में मान लीजिए ये पार्ट नॉन कोडिंग है, ये पार्ट मान लीजिए कोडिंग है, ये पार्ट नॉन कोडिंग है। अच्छा कोडिंग पार्ट उसको कहते हैं जो एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होता है मतलब हाँ आरएनए बनाता है प्रोटीन बनाता है, तो इस कोडिंग पार्ट से यहां बना आरएनए यहां बना प्रोटीन, मतलब आरएनए प्रोटीन बना रहा है मींस एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है, जो पार्ट ये पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है यहां से लेके यहां तक का पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है, तो जो पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है उसकी सीक्वेंस पता करना, मतलब इस पार्ट की सीक्वेंस पता कर लेना, वही मशीन में डाल के इतने से पार्ट को लो मशीन में डालो और उसकी सीक्वेंस पता कर लेना, ये कहलाता है ईएसटी। मुझे इतना बताओ ईएसटी में पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं या केवल कोडिंग पार्ट, हाँ केवल और केवल कोडिंग पार्ट की सीक्वेंसिंग करना यही ईएसटी कहलाता है। और ये जो कोडिंग पार्ट है इसी को हम एक तरह से कह सकते हैं जीन, अरे यही तो जीन है क्योंकि आरएनए बना रहा है, तो जीन वाले पार्ट की सीक्वेंस पता करना यही कहलाता है ईएसटी, पूरा डीएनए केवल जीन वाला पार्ट। अब यहां पर क्या किया जाता है, सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर कोडिंग नॉन कोडिंग सब कुछ था, अब सीक्वेंस क्या करें यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें और यहां से लेके एंड तक चलते जाए, एंड तक मतलब पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करें, यानी होल डीएनए सीक्वेंसिंग, होल डीएनए, तो पूरे डीएनए की सीक्वेंस करना यही कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन। असल में कहूं कि जीन कहां है, क्या आपको जीन चमकती हुई दिखेगी, तो फिर आप कैसे पता करते होंगे कि इसमें जीन कौन सा है कोडिंग कौन सा है। तो इसके लिए साइंटिस्ट को क्या करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, सबसे पहले साइंटिस्ट को क्या करते हैं पूरे डीएनए की सीक्वेंस कर लेते हैं, मतलब यहां से शुरू करके यहां तक पूरे डीएनए की सीक्वेंस कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं सेल के अंदर, मान लीजिए सेल है, उस सेल में से पहले आरएनए निकालते हैं, स्पेशली एमआरएनए, एमआरएनए निकालने के बाद इसे बनाते हैं सीडीएनए। अब बताओ प्रोसेस का नाम, आरएनए से डीएनए का बनना, याद करो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से उन्होंने सीडीएनए बनाया, इस सीडीएनए को उठाया वही मशीन में रखा और मशीन में रखते उसकी सीक्वेंस पता कर ली। अच्छा मशीन में रखते क्या पता कर ली सीक्वेंस, मान लीजिए सीक्वेंस आई ए सी टी, इस तरह की सीक्वेंस आई ए सी टी जैसे सीक्वेंस आई। अच्छा ये सीक्वेंस आई, अब इस सीक्वेंस को उठा के इस पूरे डीएनए पर मैच करेंगे, मान लीजिए वो सीक्वेंस ए सी टी यहां मैच हुई, तो जहां ये सीक्वेंस मैच हो गई मतलब यही जीन है। कैसे पता करते हैं समझना, सेल में से आरएनए बाहर निकाला, आरएनए से सीडीएनए बनाया और जो सीडीएनए बनाया उसकी सीक्वेंस कराते हैं, किसकी सीक्वेंस कराई सीडीएनए की, और जो सीक्वेंस मिली वही मशीन में रखे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस मशीन में रखे, अब उस सीक्वेंस को इस पूरे डीएनए पर मैच करेंगे। अच्छा यहां मैच हुई मतलब ये अपने आप में जीन है। अच्छा मान लीजिए और आगे कहीं पे मैच होती तो वो भी जीन होती, तो जहां जहां मैच होगी समझ जाएंगे कि ये पार्ट जीन कहलाता है। मौसम की स्टडी करने में साल लग जाते हैं क्योंकि यहां कोई एक टुकड़ा नहीं बनता, ये समझाने के लिए मैंने कुछ बना दिए, ऐसे तो कई फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अच्छा अब इतने सारे फ्रेगमेंट्स बने हैं तो पहले इन फ्रेगमेंट्स को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है, और इनको स्टोर करने के लिए हम होस्ट सेल का यूज करते हैं। जैसे समझाने के लिए होस्ट सेल यहां पर ले ली बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल का नाम क्या लिया बैक्टीरियल सेल ले ली। अब यहां पर क्या किया गया, ये यहां पर डीएनए लिया, डीएनए लिया, अब इस डीएनए को, अच्छा ये जो डीएनए होता है इस डीएनए को स्पेशली कहा जाता है वेक्टर, ये वेक्टर इसलिए काम में लेते हैं ताकि ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े को इस बैक्टीरिया की सेल में पहुंचा सके। ये डीएनए का टुकड़ा अपने आप इस सेल में नहीं जा सकता, तो इसको अंदर पहुंचाने के लिए यहां पर एक स्पेशल डीएनए की जरूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है वेक्टर। अगर ये बैक्टीरिया में पहुंचाना है तो जो वेक्टर काम में लेंगे उसका नाम बीएससी, बीएससी का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बीएससी का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या करता है, इसके साथ इसको जोड़ा जाता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम से इन दोनों को जोड़ा तो ये बच्चे जुड़ गए, और ये वाला पार्ट समझाने के लिए कि ये यहां पे आके जुड़ गया। अच्छा जुड़ने के बाद इसको उठा के फिर यहां पर होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने क्या समझाया, पूरा डीएनए तो एक बार में सीक्वेंस नहीं होता, काटा टुकड़े बने, अब इस टुकड़े को यहां पर होस्ट सेल में स्टोर करना था, और इसको स्टोर करने के लिए वेक्टर काम में लिया, वेक्टर का नाम क्या था बीएससी, बीएससी का फुल फॉर्म बोलो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इन दोनों को जोड़कर इस डीएनए को उठा के यहां ट्रांसफर कर दिया। सेम एज मान लीजिए इस फ्रेगमेंट को पहुंचाना है, इस फ्रेगमेंट को मुझे स्टोर करना है, तो यहां पर इस बार यीस्ट की सेल ली गई, होस्ट सेल या तो बैक्टीरिया की हो सकती है या फिर यीस्ट की हो सकती है, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब खास बात यहां पर अगर होस्ट सेल यीस्ट है तो यहां पर इसको अगर पहुंचाना है तो यहां जो वेक्टर काम मिलेंगे इसका नाम आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, यस वेरी गुड, इसका नाम होगा वाईएससी, जैसे इसका नाम क्या था बीएससी, तो इसका नाम वाईएससी। अब बताओ वाईएससी का फुल फॉर्म, वाई का मतलब यीस्ट, ए मतलब आर्टिफिशियल, सी मतलब क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाईएससी, और ये भी क्या बन गया वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को आपस में जोड़ेंगे, दोनों वेक्टर को जब आपस में जोड़ दिया गया तो इसको जोड़ने के बाद यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और इसको उठा के होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करा देते हैं, ये होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इसको जब यहां पहुंचाया गया तो यहां पर वेक्टर कौन सा लिया गया वाईएससी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वेक्टर सबको अच्छे से याद होना चाहिए, बीएससी और वाईएससी। बीएससी कब काम में लेते हैं जब बैक्टीरिया में जीन पहुंचानी है, और वाईएससी कब काम में लेते हैं जब यीस्ट में पहुंचानी है। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से वेक्टर लिए गए, तो दोनों याद रखना बीएससी एंड वाईएससी वेक्टर लिए गए, और वेक्टर काम में क्यों लिए, ताकि इनको उठा के हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सके। बात समझ में बच्चों। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां पर जब हमने इस डीएनए को काटा कई फ्रेगमेंट्स बने, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बने, मान लीजिए ये पहला फ्रेगमेंट है, फर्स्ट फ्रेगमेंट है, तो बताओ सेकंड कौन सा होगा।
यहां सेकंड फ्रेगमेंट इनमें से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए ये सेकंड है तो थर्ड कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, ये यहां पर होगा। अगर ये यहां पर कोई भी है तो इनको अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले के बाद ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड कौन सा है, कैसे पता करें। अगर ये रैंडमली कट हो गया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि पहले के बाद दूसरा वाला फ्रेगमेंट कौन सा है, कैसे पता करें। और ये बच्चों ह्यूमनली पता चलता नहीं है। तो अब इसको पता करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया वही हम समझते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी समझदारी से काम किया। उन्होंने क्या किया एक्चुअली में, उन्होंने सबसे पहले डीएनए को लिया। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 का डीएनए, तो उन्होंने इसी क्रोमोसोम 1 का ओडीएनए लिया। ये भी 1 ही है, सेम है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है। अच्छा एक नहीं लेते हैं, ऐसे एक 1 1 की कई कॉपी लेते हैं। अब इस 1 को यहां से लेके यहां तक काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मान लीजिए ए से काटा, यहां से लेके यहां तक उसने कट लगाया, और ये किसने कट किया, आरईएनए। अब बच्चों जब इसको काटोगे, इसको मान लीजिए आरईबी से काटा, तो जब आरईबी से काटा ना, तो आरईबी इसको जब काटेगा तो यहां से पहले कट लगाएगा। बात को सुना अच्छे से, इससे पहले कट लगाएगा मतलब यहां से काटेगा, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर कट लगा दिया, मतलब इतना फ्रेगमेंट अलग करेंगे। तो इससे हुआ क्या, ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना पार्ट दोनों में ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में, ये इतना पार्ट दोनों में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग की फॉर्म में काटना है। अच्छा इससे क्या फायदा होता है ये भी हम समझेंगे। अब बताओ आरईसी से जब काटेंगे तो कैसे काटेंगे, जहां ये बी कट लगा रहा है यहां तक बी कटेंगे, इससे थोड़ा सा पहले मतलब यहां से काट देंगे, मतलब इसके बाद नहीं काटेंगे, इससे थोड़ा पहले से कटवा देंगे। अच्छा ये मान लीजिए आरईसी ने काटा, तो आरई नंबर डी जब काटेगा तो कैसे काटेगा, यहां जब इसने कट लगाया तो इससे थोड़ा सा पहले, मतलब यहां कट लगाएंगे। अच्छा यहां पर इसको थोड़ा पहले कट करने का फायदा क्या हुआ, मान लीजिए इसको ए बी सी डी अलग अलग आरई से काटा और ऐसे यहां कई फ्रेगमेंट्स बन गए। अब सपोज करो, बहुत ध्यान सुना, मान लीजिए ये आरई ए का फ्रेगमेंट सिखाने के लिए, इस फ्रेगमेंट के एंड पे लिखा है ए जी सी सी, यहां पर क्या लिखा है ए जी सी सी, एंड पे लिखा है। तो बताओ फर्स्ट के एंड पे ए जी सी सी है, तो इसका मतलब सेकंड के स्टार्टिंग में होगा। अब यहां चेक कर लो, अब यहां चेक किया तो इसके स्टार्टिंग में वही ए जी सी सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये अगर पहला है तो श्योर है कि ये दूसरा है। और ये पार्ट दोनों में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसको ओवरलैपिंग की फॉर्म में काटा जाता है। अरे बात समझ में, और क्यों काटा गया, ताकि इसके बाद का फ्रेगमेंट कौन सा है वो पता चल पाए। अब बताओ यहां पर सेकंड के एंड में, ध्यान से देखो सभी, टीएएजी सिखाने के लिए टीएएजी है, तो बताओ सेकंड के एंड में ये है तो थर्ड के फर्स्ट में टीएजी होगा, तो जो थर्ड वाला फ्रेगमेंट होगा उसके स्टार्टिंग में टीएजी होगा। और ये पार्ट फिर दोनों में ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहां अगर टीएएजी है इसके एंड में है तो इस थर्ड के स्टार्टिंग में टीएजी होगा। ये दोनों में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। बताइए ये ओवरलैपिंग क्यों जरूरी है। हाँ ओवरलैपिंग करना इसलिए जरूरी होता है ताकि ये पता कर पाए कि इसके बाद का फ्रेगमेंट कौन सा है। अच्छा इसको रैंडम काट देते तो क्या दिक्कत है, रैंडम काट देते तो फ्रेगमेंट ही फ्रेगमेंट हो जाते, किसके बाद का फ्रेगमेंट कौन सा है पहचानना मुश्किल हो जाता। तो साइंटिस्ट लोगों ने बड़े दिमाग से काम किया यहाँ पे। अच्छा अगर यहाँ थर्ड के एंड पे जीएसीटी है तो फोर्थ के स्टार्टिंग में जीएसीटी होगा। अच्छा इसके एंड में जो होगा, फोर्थ के एंड में जो होगा, फिफ्थ के स्टार्टिंग में होगा। तो इस तरह से इनको ओवरलैप फॉर्म में काटा गया, और इनकी ओवरलैपिंग का पता करने के लिए वही बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प ली गई। ये सब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतने फ्रेगमेंट को अरेंज करना, अलाइन करना ह्यूमनली संभव नहीं है। तो इसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प ली गई, वही कंप्यूटराइज्ड ब्रांच यूज की गई। कंप्यूटर में इनको अलाइन करना बहुत ही आसान होता है। तो हमने क्या सीखा, अब ध्यान सुना, डीएनए को जब काटते हैं बड़ा डीएनए सीक्वेंस नहीं हो पा रहा था, काटा ऐसे गया कि कुछ पार्ट इनमें आपस में ओवरलैप करें। अच्छा जब ऐसे काटते तो कई फ्रेगमेंट बनते हैं। अब इन फ्रेगमेंट को पहले स्टोर करेंगे कहां पर, या तो बैक्टीरिया में या यीस्ट में। अगर इसे बैक्टीरिया में पहुंचाना है, वेक्टर का नाम बोलो बीएससी, यीस्ट में पहुंचाना है तो वाईएससी, और इनको उठा के होस्टल में डाल देते हैं। फिर होस्टल में से एक डीएनए को बाहर निकालते हैं, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। मान लीजिए ये होस्टल है तो इस होस्टल में से थोड़ा सा डीएनए बाहर निकालेंगे, फिर इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, फिर अगली होस्टल में से निकालेंगे, फिर सीक्वेंसिंग करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे। और एक क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग में सालों लग जाते हैं। तो कहने में पढ़ने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बहुत चैलेंजिंग काम था। इतना आसान काम नहीं था, और इसमें काफी साल भी लगे, काफी टाइम लगा था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या मेथड यूज की गई, कौन सी मशीन यूज की गई, मैं काउंटिंग दे रहा हूं, क्रोमोसोम 2 के काउंट करो, 3 4 5 ऐसे सारे क्रोमोसोम के जब बेस पेयर काउंट किए गए तो हमें टोटल बेस पेयर मिले 3164.7 बेस पेयर्स। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर, 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो अपने जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, ये सबको याद रखना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट भी होता है। अच्छा ये डेटा हमें कहां से मिला, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिला। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा किया गया तो हमें ये भी पता चला कि अपने जीनोम में इतने बेस पेयर होते हैं। अब बात आती है कि अपने जीनोम के अंदर यहाँ जीन कितनी होगी। जीन किसको कहते हैं, क्रोमोसोम का एक छोटा पार्ट। इस क्रोमोसोम का ये छोटा पार्ट जो आरएनए बनाता है क्या कहलाता है बच्चों, जीन। ये छोटा पार्ट जीन है। इसी तरह से ये जीन है। एक क्रोमोसोम पर एक जीन होती है बहुत सारी, तो आप जानते हैं क्रोमोसोम पे तो कई जीन हो सकती है। तो ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, यहाँ पर ये जीन है, ऐसी ये जीन होती है। ये बच्चों क्रोमोसोम 1 पर ऐसी बहुत सारी जीन है। अच्छा क्रोमोसोम 2 हो गया, इस पे भी जीन होगी। क्रोमोसोम नंबर 3 पर जीन, 4 पर जीन, 22 पे जीन, X पे जीन। सारे क्रोमोसोम की जब टोटल जीन्स को काउंट किया गया तो यहाँ पर हमें जीन्स की टोटल नंबर मिली 30,000। तो ये भी याद रखना है, ह्यूमन जीनोम में जीन कितनी होती है 30,000। एस्टिमेशन की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर होती है। क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2968 जीन, याद रखना सबको, क्रोमोसोम 1 पर 2968 जीन होती है। जैसे मोस्ट जीन फर्स्ट पे है, मिनिमम जीन वाई पे होती है। क्लियर। अच्छा ये जितनी भी जीन्स होती है, इन जीन्स में लार्जेस्ट जीन कौन सी है, 30,000 जीन को स्टडी किया जाए, टोटल 30,000 जीन है। अब सबसे बड़ी जीन कहां लगी है, तो सबसे बड़ी जीन होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। 2.4 मिलियन बेसेस, इतने बेसेस इसके अंदर होते हैं, और ये जीन सबसे बड़ी जीन है। बात आती है जीन कहां लगी है, तो जो सबसे बड़ी जीन होती है ये क्रोमोसोम नंबर X पे लगी होती है। आप देख रहे हैं क्रोमोसोम X पे ये एक बड़ी सी जीन है, वो बड़ी जीन है। अच्छा ये जो जीन है इससे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, और ये जो जीन होती है सबसे बड़ी जीन होती है। तो सबसे बड़ी जीन क्रोमोसोम नंबर X पर लगी हुई है, याद रखना बच्चों। मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना। मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम 1 पर है, मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम 1 पर है, मिनिमम जीन Y पर है, लेकिन लार्जेस्ट जीन की बात करें, सबसे बड़ी जीन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर X पर होती है, और उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। अच्छा इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मसल के डेवलपमेंट सबसे बड़ी जीन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर X पर होती है, और उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। अच्छा ये डिस्ट्रोफिन जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, जो कि मसल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मसल के डेवलपमेंट में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जरूरत पड़ती है, और वो जीन क्रोमोसोम नंबर X पे लोकेट होते हैं। एवरेज जीन से क्या मतलब है, अच्छा इस जीन में होते हैं, इस जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसेस, इस जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसेस। अब बताओ क्या इस जीन में भी 2.4 मिलियन है, नहीं है तो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो हम एवरेज निकाले कि एक जीन में कितने बेस पे है, तो एवरेज जो निकाली जाए तो 3000 आती है। ऐसे समझिएगा, मान लीजिए इस जीन का फंक्शन आपको पता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये जीन क्या कर रही है, ये जीन क्या कर रही है, अभी भी ऐसी बहुत सारी जीन है, मोर देन 50% जीन ऐसी है जिसके फंक्शन अभी भी पता नहीं है कि वो जीन अपनी बॉडी में क्या फंक्शन कर रही है। तो ये भी याद रखना है, मैक्सिमम जीन के फंक्शन अभी नॉन नहीं है, अभी हमें पता नहीं है। क्लियर। अच्छा हमारे अंदर कोडिंग पार्ट बहुत कम होता है, लेस देन 2%, या रिपीटेटिव सीक्वेंस। हमारे जीनोम में बहुत सारा डीएनए ऐसा होता है जिनमें कोई ना कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट करती रहती है, मतलब फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेटिव सीक्वेंस याद है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है,
यहाँ एक सीक्वेंस एटीजीसी लिखी, फिर लिखा एटीजीसी, फिर लिखा एटीजीसी। तो ऐसे सीक्वेंस बार बार रिपीट करे तो उसी को कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस हमारे जीनोम का लार्ज पोर्शन होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिपीटेटिव डीएनए से कौन सा प्रोटीन बनता है? हाँ, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, तो याद रखना ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होती है किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते। और जब ये यहाँ पर रिपीट करता है तो रिपीट, जैसे मैंने 3 टाइम्स लिखा है, तो इससे बहुत सारे टाइम होता है, ये 100 to 1000 टाइम तक रिपीट कर सकता है। अच्छा, और ये किसी भी तरह के प्रोटीन को कोड नहीं करता, इनके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अच्छा, बात आती है रिपीटेटिव पे प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर अपने इसको जीनोम में रखा क्यों जाता है? रिपीटेटिव सीक्वेंस का हमें ये फायदा मिलता है कि इससे हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और इवोल्यूशन में रिपीटेटिव सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस कहाँ काम आते हैं? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मेंटेन में। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, ये बच्चा आपको समझाने के लिए मैंने क्रोमोसोम को ड्रॉ किया। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर ये डीएनए लगा हुआ है, ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर ऐसे डीएनए लगा होता है, ऐसे यहाँ पर इस तरह का ये डीएनए अटैच है। अब क्रोमोसोम का ये जो एंड पार्ट होता है, इस एंड पार्ट को टीलोमियर कहते हैं। सेल बायोलॉजी में आपको कहा जाता है क्रोमोसोम के एंड पार्ट को क्या कहा जाता है? टीलोमियर। इधर भी होती है क्रोमोसोम का एंड पार्ट, क्या कहलाता है? टीलोमियर। और ये जो टीलोमियर्स होते हैं दोनों साइड पर, इन टीलोमियर पर कोई सीक्वेंस ऐसे बार बार रिपीट करती रहती है, जैसे एटीजीसी एटीजीसी ऐसी सीक्वेंस होती है ना, ऐसे रिपीट करती रहती है। तो बताओ, टीलोमियर पे भी रिपीटेटिव डीएनए होता है, और यही रिपीटेटिव डीएनए क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकता है। मतलब ये रिपीटेटिव डीएनए की वजह से क्रोमोसोम फ्यूज नहीं कर पाते, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मेंटेन करने में ये रिपीटेटिव डीएनए काम आता है। तो रिपीटेटिव डीएनए का फायदा क्या है? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, साथ ही साथ इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। याद करिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी तरह से रिपीटेटिव डीएनए पे बेस्ड होते हैं, मतलब इसके डायनेमिक रोल होते हैं। साथ ही साथ ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। इवोल्यूशन में कैसे? जैसे मान लीजिए ह्यूमन का रिपीटेटिव डीएनए लिया, चिंपांजी का लिया और रेट का लिया, ह्यूमन चिंपांजी रेट। अब यहाँ पर इसके रिपीटेटिव डीएनए को चेक किया, इसके रिपीटेटिव डीएनए को चेक किया, इसके डीएनए को चेक किया, तो ह्यूमन का रिपीटेटिव डीएनए चिंपांजी से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन में ह्यूमन का क्लोज रिलेटिव चिंपांजी है। तो कौन किसके क्लोज रिलेटिव होता है? इवोल्यूशन के रिलेशन को समझाने में भी रिपीटेटिव डीएनए का पॉइंट आता है। एसएनपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एसएनपी का आइडिया लगा। एसएनपी मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होना। मान लीजिए यहाँ जी के बजाय यहाँ पर ए आ जाए, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ जाए, तो उसे हम एसएनपी कहते हैं। ये एसएनपी ह्यूमन में 1.4 मिलियन लोकेशन पे होता है, ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशन पे होता है। इसको समझिएगा, ये बच्चों पर्सन 1 का डीएनए, ये पर्सन 1 का डीएनए लिया, और ये यहाँ पर जो डीएनए ड्रॉ किया है ये पर्सन 2 का डीएनए। मान लीजिए ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम है, बस अलग अलग पर्सन के चेक करें। अच्छा, इन क्रोमोसोम को जब चेक किया तो यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, लेकिन यहाँ सी है, यहाँ टी है। बताइए, सी की जगह यहाँ पर इसके डीएनए में टी है। मुझे बताओ कितने नाइट्रोजन बेस वेरी कर रहे हैं? एक ही तो वेरी कर रहा है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन आई तो उसी को कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वेरिएशन आ जाती है और इसी वेरिएशन को एसएनपी कहा जाता है। एसएनपी का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन आना, इसको हम एसएनपी कहते हैं। अब बताओ, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ जी, सी, सी सेम चलता जा रहा है, लेकिन ऐसे सेम चलता गया, यहाँ जी के बजाय ए आ गया। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड वेरी कर, इस जगह पे एक, और एक वेरी कर रहा है, मतलब ये भी एसएनपी है। इसी तरह से चलते गए, यहाँ पर भी फिर एक न्यूक्लियोटाइड वेरी कर रहा है, एसएनपी है। ऐसे एसएनपी यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, तो ये एसएनपी एक जगह पे होते हैं बहुत सारे। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे काउंट करते जाए, 2% के डीएनए को पूरे डीएनए को कंपेयर करें तो ये एसएनपी 1.4 मिलियन लोकेशन पे होता है। ये वैल्यू याद रखना, एसएनपी कितनी लोकेशन पे होता है? 1.4 मिलियन। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 5 बनाए, लेकिन ऐसे 4 5 नहीं होते, ये तो 1.4 मिलियन लोकेशन तक हो सकते हैं। तो एसएनपी से कई जगहों पे होते हैं, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ये भी आपको याद रखना है कि एसएनपी 1.4 मिलियन लोकेशन पे होते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या पता चला? आउटलाइन, हमारे अंदर टोटल यहाँ एक बड़ा सा डीएनए लिया गया। अब इस बड़े से डीएनए को सबसे पहले आरी से काटा गया। किसे काट दिया? आरी से। आरी से कट करने के बाद इसके यहाँ पर कई फ्रेगमेंट्स बन गए। अच्छा, पूरा डीएनए एक बार में सीक्वेंस हो नहीं सकता, क्योंकि मशीन की प्रॉब्लम है। मशीन का कहना है कि हम बड़े डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर पाते। याद है ना, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस की प्रॉब्लम थी, बड़े डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर पाता। तो इस बड़े डीएनए की सीक्वेंस कैसे कराए? आरी से काट दिया, छोटे टुकड़े बनाए। अब ये जो टुकड़े हैं, एक दिन में सब टुकड़ों की सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती। अरे एक क्रोमोसोम की स्टडी करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एक टुकड़ा नहीं बनता। ये समझाने के लिए मैंने कुछ बना दिए, ऐसे तो कई फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अच्छा, अब इतने सारे फ्रेगमेंट्स बने हैं तो पहले इन फ्रेगमेंट्स को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है, और इनको स्टोर करने के लिए हम होस्ट सेल का यूज करते हैं। जैसे समझाने के लिए होस्ट सेल यहाँ पर ले ली बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल का नाम क्या लिया? बैक्टीरियल सेल ले ली। अब यहाँ पर क्या किया गया? ये यहाँ पर डीएनए लिया, अब इस